सिंध विजय 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने सिंध में रुचि लेना शुरू कर दिया, जहां उन्हें 1630 में मुगल शासक द्वारा जारी फरमान के अंतर्गत कुछ व्यापारिक सुविधाओं संबंधी अधिकार प्राप्त थे। फरमान ने अंग्रेजों को सिंध के पत्तनों में ऐसे विशेष अधिकार प्रदान किए जिन्हें वे कहीं और भी प्रयोग कर सकते थे। तालपुर अमीरों का उदय 18वीं शताब्दी में तालपुर के अमीरों के शासन से पूर्व सिंधु पर काल्लोरा के सरदारों का शासन था। 1758 में काल्लोरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण थट्टा में एक अंग्रेजी फैक्ट्री का निर्माण किया गया। 1761 में गुलाम शाह ने अपने दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट पर आने पर न केवल पूर्व की संधि की पुष्टि की, अपितु वहां पर व्यापार कर रहे अन्य यूरोपियों को बाहर कर दिया। इसका लाभ अंग्रेजों द्वारा 1775 तक उठाया गया, जब शासक सरफराज खान ने अंग्रेजों को फैक्ट्री बंद करने को कहा। 1770 के दशक में बलूच जनजाति, जिसे तालपुरा कहा गया, पहाड़ों पर से उतरकर सिंध के मैदानी क्षेत्र में बस गई। वे उत्कृष्ट सिपाही होने के साथ साथ प्रतिकूल जीवन दशाओं से भी अभ्यस्त थे। उन्होंने जल्द ही नवीन क्षेत्रों में प्रभाव एवं शक्ति हासिल कर ली। 1783 में तालपुर जनजाति ने मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में सिंध पर पूर्ण अधिकार जमा लिया और काल्लोरा राजकुमार को देश निकाला दे दिया। तत्कालीन दुर्रानी राजतंत्र ने मीर फतेह खान के अधिकार की पुष्टि की और आदेश दिया कि मीर फतेह खान अपने भाइयों मीर बंधु, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चार यार के नाम से जाना जाता था, के साथ देश को चलाएं। जब 1800 ईस्वी में मीर फतेह की मृत्यु हुई, चार यार ने आपस में राज्य को बांट लिया और स्वयं को अमीर या सिंध के लॉर्ड कहा। इन अमीरों ने अपने प्रभुत्वाधीन क्षेत्र को सभी दिशाओं में बढ़ाया। उन्होंने अमरकोट के राजा से जोधपुर, लुच के मुखिया से कराची और अफगानों से शकरपुर तथा बक्कर को विजित किया। सिंध पर क्रमिक प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक साझा विचार था कि नेपोलियन टीपू सुल्तान के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करने का षड्यंत्र कर रहा है। 1799 में सिंध के साथ वाणिज्यिक संबंधों को सुधारने के लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों के पीछे का छुपा हुआ उद्देश्य फ्रांसीसियों, टीपू सुल्तान एवं काबुल के राजा शाह जामन के बीच संधि का सामना करना था। फतेह अली खान के साथ बातचीत को जारी रखा गया। टीपू सुल्तान के प्रभावाधीन और स्थानीय व्यापारियों की ईर्ष्या के कारण हैदराबाद सिंध की ब्रिटिश विरोधी दल की मदद से अमीर ने अक्टूबर 1800 में अंग्रेज एजेंट को 10 दिनों के भीतर सिंध छोड़ने का आदेश दिया। ब्रिटिश एजेंट को ने सिंध छोड़ दिया और अपनी कंपनी ने चुपचाप अपमान को सहन कर लिया। शाश्वत मित्रता की संधि जून 1807 में रूस के अलेक्जेंडर प्रथम के साथ तिलसित की संधि में नेपोलियन बोनापार्ट शामिल हुए। इस संधि की एक शर्त थी कि सड़क या भूभार मार्ग से भारत में संयुक्त हमला करना। अब अंग्रेज ब्रिटिश भारत और रूस के बीच आधा उत्पन्न करना चाहते थे। इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों के नेतृत्व में संधि को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रतिनिधि मंडलों को भेजा। इसके अनुरूप मैटकॉफ को लाहौर, एल्फिंस्टन को काबुल और मेलकॉम को तेहरान भेजा गया। निकोलस स्मिथ ने सिंध का दौरा किया, जो सुरक्षा एवं सामरिक प्रबंधन करने के लिए अमीरों से मिला। बातचीत के बाद अमीर अंग्रेजों के साथ संधि करने को सहमत हुए। शाश्वत मित्रता की संधि करने के बाद दोनों पक्ष सिंध से फ्रांसीसियों को बाहर करने और एक दूसरे के दरबार में एजेंट भेजने पर सहमत हुए। 1818 में मराठा राज्य संघ की अंतिम हार के बाद कराची की तरफ से कुछ सीमा विवादों का समाधान करने और अमेरिकियों को बाहर करने के लिए वर्ष 1820 में संधि में एक अनुच्छेद जोड़कर इसे नवीनीकृत किया गया। 1832 की संधि 1832 में विलियम बेंटिक ने अमीरों के साथ एक संधि हस्ताक्षरित करने के लिए कर्नल पोटिंगर को सिंध भेजा। संधि के प्रावधान इस प्रकार थे: अंग्रेज व्यापारियों एवं यात्रियों को सिंध से गुजरने की निःशुल्क अनुमति होगी और व्यापार के लिए सिंध का प्रयोग किया जाएगा। कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा और यात्रियों के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा। प्रशुल्क दरें अमीरों द्वारा परिवर्तित की जा सकेंगी। किसी प्रकार के सैन्य अधिभारों या टोल की मांग नहीं की जाएगी। कच्छ के लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए अमीर जोधपुर के राजा के साथ मिलकर कार्य करेंगे। पुरानी संधियों की पुष्टि की गई और सभी पक्ष एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। लॉर्ड ऑकलैंड एवं सिंध लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 में गवर्नर जनरल बना, ने भारत को रूस के आक्रमण से बचाने और अफगान पर प्रतिक्रियाबद्ध प्रभाव हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में सिंध की ओर देखा। इस संदर्भ में पंजाब में रंजीत सिंह इस दबाव या बल का प्रतिकार करने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन अमीर ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं थे। संधि ने अमीरों को इस शर्त पर सुरक्षा प्रदान की कि कंपनी की सेना राजधानी में अमीरों के खर्चे पर रखी जाएगी या वैकल्पिक रूप से अंग्रेजों को बदले में उचित रियायत दी जाएगी।
अमीरों ने प्रारंभिक तौर पर मना कर दिया, लेकिन बाद में 1838 में अनिच्छुक रूप से संधि करने को सहमत हुए, जब उन्हें इस बात का संकेत दिया गया कि दूसरी ओर से रणजीत सिंह इस प्रकार की मदद ले सकते हैं। संधि ने अंग्रेजों को अमीर एवं सिखों के बीच विवादों में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्रदान की और ब्रिटिश रेजिडेंट की उपस्थिति को भी सुनिश्चित किया, जो अंग्रेज सैन्य टुकड़ी से सुसज्जित कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार सिंध 1838 में ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। 1838 की त्रिपक्षीय संधि। अफगान समस्या को संबोधित करने के लिए, जैसा कि अंग्रेजों ने इसकी कल्पना की, कंपनी ने फिर से छल कपट का सहारा लिया। प्रथमतः उन्होंने जून 1838 में राजा रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाया कि वे अपने अमीरों के मध्य विवादों में अंग्रेजों को मध्यस्थता करने पर सहमत हों, और तब शासक शाह शुजा को संधि पर अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों को छोड़ने के लिए राजी किया। सिंधु ने सहायक संधि 1839 स्वीकार की। कंपनी ने अमीरों को उन्हें धन देने के लिए मनाया या बाध्य किया और 1832 की संधि के उस अनुच्छेद के उन्मूलन के लिए भी सहमत किया जो स्थल मार्ग या जल मार्ग द्वारा सिंध में अंग्रेज सैनिकों के आवागमन का निषेध करता था। बीएल ग्रोवर लिखते हैं कि महाशक्तियों के भय से अमीरों ने फरवरी 1839 को संधि स्वीकार की, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सहायक बल को शिकारपुर और बक्कर में जगह दी गई और सिंध के अमीरों द्वारा कंपनी की सेना के प्रबंधन हेतु वार्षिक तौर पर 3 लाख रुपए अदा किए जाते थे। इसके अतिरिक्त अमीरों को कंपनी के संज्ञान में लाभ लाए बिना विदेशी राज्यों के साथ किसी प्रकार के समझौते करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अंग्रेजों को कंपनी के सैनिक आपूर्ति हेतु अमीरों द्वारा कराची में भंडारण कक्ष प्रदान किया गया। सिंध का आत्मसमर्पण। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, जिसे सिंध की भूमि पर लड़ा गया, को सिंध के अमीरों ने कभी भी पसंद नहीं किया। न ही वे उनके क्षेत्र में अंग्रेजी सेनाओं की मौजूदगी को पसंद करते थे। हालांकि संधि के अंतर्गत उन्हें अंग्रेजों के प्रत्येक कार्य के लिए भुगतान करने को कहा गया। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए न तो पुरस्कृत किया गया और न ही प्रशंसा की गई, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनमें द्वेष एवं अलगाव की भावना का संचार किया। अमीर अंग्रेजों और एलनबर्ग के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और धोखेबाजी की गतिविधियों में लिप्त हो गए। नवीन संधि करने के लिए आउट्रम को सिंध भेजा गया। इस संधि के अंतर्गत अमीरों को अतीत में संधि का उल्लंघन करने की एवज में अपने महत्वपूर्ण प्रांतों को अंग्रेजों को सौंपने, सिंधु नदी में चलने वाले कंपनी के स्टीमर्स को ईंधन आपूर्ति करने और सिक्के छापने बंद करने की शर्तें आरोपित की गई। इससे आगे उत्तराधिकार के विवाद में अंग्रेजों ने नेपियर के द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया और जब अमीरों ने विद्रोह कर दिया तो उनके विरुद्ध युद्ध शुरू कर दिया। पूरे सिंध ने थोड़े समय में ही आत्मसमर्पण कर दिया और अमीरों को बंदी बना लिया गया और सिंध से निर्वासित कर दिया गया। 1843 में गवर्नर जनरल एलनबर्ग के अधीन सिंध को ब्रिटिश राज्य शासन मिल गया और चार्ल्स नेपियर को इसका प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। सिंध विजय की आलोचना। सामान्यतः इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय की कड़ी शब्दों में आलोचना करते हैं। सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की स्थितियों एवं कारणों को जानबूझकर तैयार किया गया। भारत में अंग्रेजों के विजय के प्रकरणों की भांति अफगान युद्ध भी बाहुबल एवं धमकी भरी चालों तथा धोखों की कहानी है। हालांकि प्रथम अफगान युद्ध के उदाहरण के तौर पर अंग्रेज निरंतर सम्मान की हानि समेत अफगानों से बुरी तरह भयभीत एवं पीड़ित थे। इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्होंने सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। पंजाब विजय। सिखों के अधीन पंजाब का एकीकरण। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव डाली। खालसा दल तथा अन्य सिख सरदारों के एकीकृत हो जाने के कारण पंजाब में सिखों की स्थिति मजबूत हुई और उनके प्रयासों से मुगल शासन समाप्त प्राय हो गया। इसके बाद सिखों ने 1773 ईस्वी के अंत तक पंजाब के समस्त मैदानी भाग एवं पूर्व में सहारनपुर से पश्चिम में अटक तथा उत्तर में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में मुल्तान तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार सिखों को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना में सफलता मिली, परंतु उनमें शासकीय इकाई का अभाव था। वे 12 मिसलों में बटे हुए थे। सुकरचकिया मिस्ल एवं रणजीत सिंह। सुकरचकिया मिस्ल के प्रमुख रणजीत सिंह ने अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण सिख मिसलों को मिलाकर एक संगठित सिख शक्ति का निर्माण किया। रणजीत सिंह के समय में 12 सिख मिसलें थी। अहलुवालिया, भांगी, डलवालिया, फैजुल्लापुरिया, कन्हैया, करोड़ा सिंहिया, नकाइया, निहांग, निशानवाला, फुलकिया, रामगढ़िया, सुकरचकिया। रणजीत सिंह सुकचरिया मिस्ल के थे। रणजीत सिंह ने न केवल स्थानीय क्षेत्रों को जीतने की चेष्टा की, अपितु डोगरों, नेपालियों एवं अफगानों के साथ भी संबंध स्थापित किए। 1799 ईस्वी में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के प्रांतीय शासक का पद दिया। 1805 ईस्वी तक रणजीत सिंह ने अमृतसर एवं जम्मू पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार अब पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। रणजीत सिंह एवं अंग्रेज।
उधर नेपोलियन की बढ़ती शक्ति एवं फ्रांस तथा रूस की मित्रता के कारण अंग्रेज उत्तर पश्चिमी सीमा को असुरक्षित पा रहे थे। अस्तु उन्होंने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कर ली, जिसका सर्व प्रमुख उपबंध था कि सतलज नदी दोनों राज्यों के बीच सीमा मान ली गई। 1823 तक रणजीत सिंह और अंग्रेज दोनों अलग अलग क्षेत्रों में राज्य विस्तार करते रहे। अब तक रणजीत सिंह ने कांगड़ा 1811, अटक 1813, मुल्तान 1811, कश्मीर 1819 और पेशावर 1823 पर अधिकार कर लिया था। रणजीत सिंह सिंध पर भी अधिकार करना चाहता था, पर अंग्रेजों ने कूटनीति से उसे रोके रखा। रणजीत सिंह को 1814 में अफगानिस्तान के शासक ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। रणजीत सिंह की सैनिक शक्ति किसी भी अन्य समकालीन भारतीय शक्ति से अधिक थी, पर वह अंग्रेजों की क्षमता से भी परिचित था, इसलिए उसने कभी भी अंग्रेजों से युद्ध की स्थिति नहीं पैदा की और अंग्रेजों ने भी उसके जीवित रहते पंजाब पर आक्रमण नहीं किया। किंतु दुर्भाग्यवश 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसका कोई सुयोग्य उत्तराधिकारी न बन सका। उनके उत्तराधिकारी के रूप में कोई दुर्बल और अदूरदर्शी शासक हुए। कुचक्री राजनीतिज्ञों और महत्वाकांक्षी सेनापतियों के षड्यंत्रों के फलस्वरूप 1845 से 1849 के 4 वर्षों के अल्प समय अंतराल में सिखों को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे उनका स्वतंत्र राज्य अस्तित्वहीन हो गया। रणजीत सिंह के पश्चात पंजाब राजदरबार में गुटबंदी की शुरुआत। रणजीत सिंह का एकमात्र वैध पुत्र एवं उत्तराधिकारी खड़क सिंह अल्पबुद्धि था और उसके छोटे से शासनकाल के दौरान राजदरबार में गुटबंदी तीव्र हो गई। 1839 में खड़क सिंह की अकस्मात मृत्यु और उसके पुत्र राजकुमार नावनिहाल सिंह की दुर्घटनावश मृत्यु जब वह अपने पिता की अंत्येष्टि से लौट रहा था ने पंजाब में अराजक स्थिति को जन्म दिया। लाहौर के राज सिंहासन के हासिल करने के लिए विभिन्न संगठनों एवं समूहों ने योजनाएं एवं प्रतियोजनाएं बनाई तथा इसने अंग्रेजों को निर्णायक चाल चलने का अवसर प्रदान किया। सेना, जो सिख राज्य का स्तंभ थी, बेहद कमजोर हो गई थी। रणजीत सिंह के योग्य सेनापतियों मोहकम चंद, दीवान चंद, हरि सिंह नलवा और रामदयाल की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। समय पर वेतन न मिलने के कारण सेना से पहले ही असंतोष बढ़ता जा रहा था। अयोग्य अधिकारियों की नियुक्ति ने अनुशासनहीनता को बढ़ावा दिया। लाहौर सरकार अंग्रेजी कंपनी के साथ मित्रता की नीति को जारी रखे हुए थी, ने ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र से गुजरने की अनुमति दी। एक बार जब वे अफगानिस्तान से भाग रहे थे और दूसरी बार जब वे अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से अफगानिस्तान की ओर कूच कर रहे थे। इन युद्ध संबंधी अंग्रेजी सेना के कूचों को परिणाम स्वरूप पंजाब में हो हल्ला एवं आर्थिक स्थिरता उत्पन्न हुई। रानी जिंद एवं दलीप सिंह। नवनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात शेर सिंह, जो रणजीत सिंह का दूसरा बेटा था, को राजगद्दी सौंपी गई, लेकिन 1843 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके तुरंत बाद दिलीप सिंह, जो रणजीत सिंह का अवयस्क पुत्र था, को महाराजा घोषित किया गया तथा रानी को जिंद को प्रतिशासन व्यवस्थापक और हीरा सिंह डोगरा को वजीर नियुक्त किया गया। हीरा सिंह दरबारी षड्यंत्र का शिकार हो गया और 1844 में उसकी हत्या कर दी गई। रानी जिंद के भाई जवाहर सिंह को नया वजीर नियुक्त किया गया, लेकिन जल्द ही उसने सेना की नाराजगी मोल ले ली और उसे अपदस्थ कर दिया तथा 1845 में उसकी मृत्यु हो गई। लाल सिंह, रानी जिंद का एक प्रेमी, सेना को अपने पक्ष में करने में सफल हुआ और उसी वर्ष वजीर बन गया और तेजा सिंह को सेना का सेनापति नियुक्त किया गया।